आप सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, ये हमारा विषय जो है वो आपके सामने है। एक लोकतांत्रिक संगठन ही हमें पुनः शासक वर्ग बना सकता है। इसका मतलब मेरे जो पहले जो साथी रहे उन्होंने आपके सामने रखा है। ये डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी संगठन क्या है और देश के लिए डेमोक्रेसी की क्यों जरूरत है, और हमें बाबा साहब ने इस देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी क्यों दिया, ये सब कई मुद्दे हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ से बताई गई आपको व्याख्या डेमोक्रेसी की, जो अब्राहम लिंकन की व्याख्या है और बहुत ज्यादा दोहराई जाती है। ऐसा डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा संगठन, ऐसी उसकी व्याख्या की जाती है। बाबा साहब ने क्या व्याख्या की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम उनका आंदोलन चला रहे हैं तो बाबा साहब की क्या व्याख्या है। तो बाबा साहब ये बोलते हैं कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके उस शासन प्रणाली के माध्यम से लोगों के जीवन में आमूलाग्र बदलाव लाया जा सकता है विदाउट एनी ब्लडशेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि बाबा साहब चाहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट मियर ए इलेक्शन। डेमोक्रेसी ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है। डेमोक्रेसी ये है एक निर्णय बनाने की प्रक्रिया। कैसे निर्णय बनाए? ऐसे निर्णय बनाए जाए जिसमें सब लोग निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो। अब उस निर्णय प्रक्रिया में उसको एक्चुअली अंग्रेजी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब जो हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब हम जो चाहते हैं वही हमारे प्रतिनिधियों ने जो निर्णय प्रक्रिया में जाते हैं, असेंबलीज में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, हम जो चाहते हैं वही बात उन्होंने उधर करनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? क्या इस देश के सब नागरिक एक जैसा चाहते हैं? देश की जनता जो चाहती है वो होना चाहिए, लेकिन क्या इस देश की जनता एक जैसा ही चाहती है? ये समस्या है। क्या इसमें समस्या क्या होती है? जैसे जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, जिसमें हम शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, और इनसे जो हम भिन्न भिन्न धर्मों में गए हम लोग हैं, तो हमारी सोच एक जैसी है। हम बना रहे हैं, बहुत सारे हमारे समाज के लोगों की भी सोच आज एक जैसी नजर नहीं आती, ये सच्चाई है, लेकिन हम उसको बना रहे हैं। लेकिन अगर ये हम बना भी लेते हैं, एक जैसी सोच बना लेते हैं, समझ लीजिए कि हम 90% लोग हैं, आइडियली 90% लोगों की एक जैसी सोच बनाना अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन समझ लीजिए बना लेते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है कि वो इस सोच का है ही नहीं, वो अलग सोच रखता है। इनफैक्ट अलग सोच इतनी रखता है कि हम जो सोच रखते हैं उससे वो विपरीत सोच रखता है, उससे विरोधी सोच रखता है। जब वो विरोधी सोच रखता है तो जो विरोधी सोच रखने वाले लोग निर्णय बनाने की प्रक्रिया में अब जब आते हैं तो क्या होगा? एक दूसरे के विरोध में है
और वो निर्णय बनाने की प्रक्रिया में इकट्ठा आए बैठे हैं, तो क्या होगा? लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, मेरा ख्याल है। इसी को बाबा साहब जो अपनी व्याख्या में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ऐसी शासन प्रणाली, जिस शासन प्रणाली में लोगों के जीवन में आमूलाग्र चेंजेस लाने चाहिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में, उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में मतलब बहुत ज्यादा बदलाव लाना चाहिए। कैसे? विदाउट एनी ब्लडशेड, मतलब वो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करे, मार झोड़ नहीं करे। ये बाबा साहब की व्याख्या है। अब ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए ये पद्धति जो है कि भाई आप अपने प्रतिनिधि ऐसे चुनो जो चुन के जाएंगे, फिर वो ऐसा करेंगे। अब इस देश में डेमोक्रेसी है ही बोल रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान में है और ये देश भारत के संविधान के अनुसार चल रहा है, तो इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी है, ऐसा अगर हम मानते हैं, और उससे क्या होना चाहिए? हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव आने चाहिए, पॉजिटिव। क्या पिछले 70 साल से हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव आया है? जिस अनुपात में होना चाहिए कुछ तो आया है, लेकिन कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? तो वो जो है उसमें लिखा है बाबा साहब ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जो मूल्य है संविधान के, कौन से मूल्य? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये जो मूल्य है, ये मूल्य प्रस्तावित होना चाहिए डेमोक्रेसी के माध्यम से, तो ये हुए नहीं। इसका मतलब ये है कि पिछले 70 साल से जो लोग इस देश पर राज कर रहे हैं और संविधान के दायरे में करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कतई ये नहीं चाहते कि इसमें इस ढंग के सामाजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य की प्रस्तावना हो। और इस प्रस्तावना नहीं होने की वजह से, और ये हमारी चाहत होने की वजह से, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी। इसका मतलब भारत के संविधान को उसके लेटर एंड स्पिरिट के साथ लागू करने की जिम्मेवारी जो संविधान निर्माताओं ने लगाई थी राज्यकर्ताओं के ऊपर, वो मिजरेबली फेल हो गए। मतलब इसमें जो पार्टियां सत्ता में रही है वो पार्टियां फेल है। अगर पार्टियां फेल है और आपको जो चीज चाहिए और एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टियां इसमें फेल हुई है क्योंकि हमें मिला नहीं, तो इसका मतलब ये एक है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, और वो पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अब इस पार्टी के माध्यम से ये इसको लागू करना है, ये लाना है, तो इसमें रोड़े क्या, ये क्यों नहीं हो रहा? ये लाने के लिए लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज के अधिकारों के लिए पॉलिटिकल फाइट करेगी, लड़ेगी, पॉलिटिकली लड़ेगी। किसके साथ लड़ेगी? किसके साथ लड़ेगी? तो जो इनको विरोध करते हैं, इनके अधिकारों की बात जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिखा, उसको जो विरोध करने वाले जो लोग हैं उसके साथ लड़ेगी। तो लड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए लड़ने के लिए? अगर आपको लड़ना है तो क्या चाहिए? हथियार। क्या चाहिए? हथियार चाहिए। अगर आपको अपने दुश्मनों के साथ लड़ना है तो आपके पास हथियार होना चाहिए। क्या आपके पास कोई हथियार है? क्या है? वो एक साथी मुझे उंगली दिखा रहा है, ये कोई अच्छी बात है क्या? मैं बोला हथियार है क्या? वो उंगली दिखा रहा है। आप ये देखिए, ये जो है हथियार जो है, ये हथियार है वोट। वोट। अब अंग्रेजी तो हमें समझती नहीं, हम तो देहाती लोग हैं, गांव में रहते हैं। इसका मतलब होता है मत। तो आप लोगों के पास मत है क्या? है? वो
साथी बोल रहा है कि मत है, तो ये मत अबर है और इस मत, इस हथियार का, इसका मतलब पिछले 70 साल में आपने इस हथियार का सही इस्तेमाल नहीं किया। कब तक नहीं करोगे इस हथियार का सही इस्तेमाल? जब तक आप इस हथियार का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको अपने अधिकार मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आपका दुश्मन डिटरमिन्ड है कि वो आपको नहीं देना चाहता। और ये हथियार बाबा साहब ने कितनी मेहनत की, इसके बारे में आपको पता नहीं। इसके लिए बाबा साहब ने 1930 में, मैं भारत की संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, 1930 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस वक्त बाबा साहब वहां गए थे। 2 लोग गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, उन्होंने बुलाया था, लेकिन काय के लिए बुलाया था? ये बुलाया ही था इसलिए कि सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। हर 10 साल के बाद ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ के लोगों को पूछ, भाई खुश तो हो ना, हम आपके ऊपर राज कर रहे तो खुश तो हो ना, नहीं हो तो बताओ भाई क्या समस्या है। उसके लिए तो वहां बाबा साहब गए और वहां जाके सबसे पहले उन्होंने वहां कहा, क्योंकि होम रूल मांग कर रही थी कांग्रेस जो है होम रूल की डिमांड कर रही थी। मतलब इस देश के लोगों के ऊपर कांग्रेस चाहती थी कि हम लोगों को, कांग्रेसियों को राज करने दीजिए, और कांग्रेसियों को राज करने दीजिए मतलब उसमें भरमार ब्राह्मणों की भरी हुई थी। तो जब वो होम रूल मांग रही थी, उनको संविधान बनाने के लिए बोला था ब्रिटिशों ने कि बनाओ आपका संविधान, कैसे चलाने वाले, हम तो चला रहे वहां से, लेकिन आप कैसे चलाने वाले हो बताओ। तो इन्होंने बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ जिनके पास संपत्ति है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार रहेगा। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा? नेहरू और उसके बाप ने, मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये 2 लोगों ने मिला के बनाया है, और उसमें ये कहा उन्होंने किसको वोट देने का अधिकार होगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था 3500 साल पहले हमारे अधिकार उन्होंने छीन लिए थे। कौन सा अधिकार छीना था? राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई का अधिकार हमारे पास नहीं था। संपत्ति रखने का अधिकार भी छीन लिया था, और लड़ने का, हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया था, मतलब राइट टू डिफेंड। हथियार मतलब राइट टू डिफेंड। तो ये 3 अधिकार उन्होंने छीन लिए थे, और ये नेहरू को पता था। क्यों पता था? उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा कि नहीं? तो उसको पता था इतिहास में क्या हुआ, तो उसको पता था कि इनके पास पढ़े लिखे लोग, इनके पास संपत्ति नहीं है, इसलिए टैक्स भरने का सवाल उठता नहीं। तो वोट देने का मामला किसके पास रहेगा? फिर उन्हीं के पास रहेगा। तब बाबा साहब ने वहां कहा कि जब तक एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया जाएगा, सत्ता ट्रांसफर करने का सवाल नहीं उठता। और तब बाबा साहब ने वहां कहा और वहां मिलाया वो अधिकार। जब बाबा साहब को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो भारत के संविधान में ये फिर से उन्होंने ये हथियार हमारे हाथ में दिए। लेकिन ये हथियार पिछले 70 साल से हम अपने दुश्मनों को दे रहे हैं। वो है हथियार, ये ताकत हम अपने दुश्मनों को देते हैं, वो ताकत लेके जाता है और वहां जाके हमारे खिलाफ में इस्तेमाल करता है। मॉर्निंग सेशन में हमने कहा कि हमारी जाति जनगणना इस देश में होनी चाहिए, और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया कि हम ये नहीं करने वाले। तो हमारा चार्ज उनके पास, उनके खिलाफ में ये है, और हमारे लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिससे तुम्हें बराबरी के अधिकार चाहिए, इक्वालिटी के प्रिंसिपल के तहत इस देश की संपत्ति में तुम्हारा बराबरी का अधिकार है। मोदी जातीय जनगणना नहीं करके आपके बराबरी के आर्थिक अधिकार नहीं देना चाहता, समाज के जीवन में आपको मान सम्मान की जिंदगी नहीं देने चाहता है। इसलिए बीजेपी हमारी दुश्मन नंबर 1 और कांग्रेस 2। वैसे ये दोनों एक ही है,
जो नेहरू ने किया वो भी यही कर रहे हैं। आफ्टर ऑल उसने विरोध क्यों किया उस वक्त? तो आप ये देखेंगे कि ये अलग नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि फिर कैप्चर कैसे करें पावर। अभी क्या होता है कि ये जो कास्ट, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। बाबा साहब ने कहा है, क्या कहा है, अंग्रेजी में है वो, गो इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में चले जाओ, एंड यू विल फेस दिस मॉन्स्टर ऑफ कास्ट। आगे जाओ, पीछे जाओ, दाहिने जाओ, बाएं जाओ, जिधर जाओगे आपको कास्ट का सामना करना ही पड़ेगा। तो क्या आपके सामाजिक जीवन में आप जात आपके परेशानी कर रही है कि नहीं कर रही? आप कर रही नहीं कर रहे? बताइए। आपके नौकरी के पेशा में जब जाते हो, क्या जात आपको परेशान कर रही है? नहीं कर रही। आप व्यवसाय में जाते हो, जात परेशान कर रही है। तो इसलिए बोल रहे बाबा साहब, एनिहिलेट कास्ट, जाति का सत्यानाश करें, समूह उकार के फेंक दो और हम उसको पकड़ के बैठे। अब अगर जात को खत्म करना है तो जात एक पहचान है, जात एक पहचान है। तो एक पहचान को अगर खत्म करना है तो अगर उसको खत्म कर दिया, आपका क्या नाम है जी? बोलो बोलो। काशीनाथ प्रसाद जी का परिचय, पहचान काशीनाथ प्रसाद है। अब इनकी पहचान मैंने निकाल दिया, अब क्या है जी? आप ऐसे कैसे? मैं तो निकाल दिया, अब ये काशीनाथ प्रसाद नहीं। इसको पहचान देना जरूरी है। तो जाति की पहचान को अगर हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ा? दूसरी पहचान हमें लेनी पड़ेगी। और ये जो दूसरी पहचान जो है ये मूल निवासी पहचान है। और जात जो है ये ब्राह्मणों ने बनाई है और ये समाज जीवन में बताया जाता है कि ये सामाजिक पहचान है। मेरा दावा है ये राजकीय पहचान है, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ये राज करने के लिए ब्राह्मणों ने जानबूझ के बनाई और लोगों का दमन करके कूट कूट के उनमें ये भरी गई। उसके बाद ये सामाजिक पहचान हुई, क्योंकि आफ्टर ऑल बाहर से जो लोग आए थे वो कम मात्रा में थे। उनको परेशानी ये हो रही थी कि इतने बड़े लोगों के ऊपर राज कैसा किया जाए। तो राज करने के लिए उन्होंने जाति बनाई और हमको आपस में लड़ाया, तोड़ दिया बना के। तो ये हमारी पहचान नहीं है, इस चीज को समझिए। हम किसी जाति के लोग नहीं, जो भी है हम इस देश के मूल निवासी हैं। तो इसलिए जाति के बाहर सोचना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट, तभी ये पॉसिबल होगा, मतलब जाति के बाहर सोच के मूल निवासी पहचान हमने सबने एडेप्ट करना चाहिए। भाईचारा कब बनेगा? क्या एक जाति के लोगों का दूसरे जाति के लोगों के साथ भाईचारा है या द्वेष करती है? जाति बनाई ऐसी है कि एक जाति दूसरे जाति से घृणा करती है, द्वेष करती है। और बाबा साहब भारत के संविधान में क्या बोल रहे हैं? भाईचारा। तो जब तक जात रहेगी भाईचारा बनेगा। और इसलिए जात को खत्म करो, मूल निवासी पहचान बना। तो तेली मूल निवासी, महार मूल निवासी, चमार मूल निवासी, कुमार मूल निवासी, कुर्मी मूल निवासी, तो फिर भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये मूल निवासी पहचान नहीं है, यही आपको भाईचारा पैदा करेगी। और जब भाईचारा पैदा करेगी तो हम में से कोई भी मूल निवासी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा रहेगा तो मूल निवासी का वोट कहां जाएगा? तो फिर सरकार किसकी बनेगी? तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए सरकार? चाहिए तो मूल निवासी बनकर हमारे सामाजिक और राजकीय जीवन में हमने जीना सीखना चाहिए। एक तो बात मुझे ये करनी थी, लास्ट एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि बाबा साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में ये लिखा है इम्पोर्टेंट। वो ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र जो है, अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र आता है तो इट विल बी द बिगेस्ट कैलेमिटी इस देश। और इसका हमने
अपने पूरी ताकत लगा के विरोध करना चाहिए। ये कहा है बाबा साहब। अगर हम किसी जाति के लोग नहीं हैं, हमने पहले बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, हम किसी जाति के लोग नहीं हैं। और जाति कौन से धर्म में माना जाता है? हाँ, कौन? मुझे सुनाई कम आता, बोलो तो। हिंदू धर्म में जाति मनाई जाती है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम किसी जाति के लोग, हम कौन है? तो अगर इसको सही ढंग से समझाया जाए, समझा जाए, तो फिर क्या हम हिंदू है क्या? हम शेड्यूल कास्ट, हम शेड्यूल ट्राइब, हम अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग। और इससे जो हम भिन्न भिन्न धर्मों में गए, हम हिंदू नहीं है, क्योंकि जाति ये उन्होंने उनके हित में बनाई और उसको लागू कर रहे, हमारे ऊपर उसको दबाव डाल के ये किया गया। तो इसलिए हम, और ऐसे लोगों का राज, ये इग्नोरेंस की वजह से। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र। न कांग्रेस ने इसको विरोध किया, न बीजेपी ने इसको विरोध किया, न आप इसको विरोध करेगी, न कम्युनिस्ट इसको विरोध करेंगे, क्योंकि ये सभी पार्टियों के कर्ता धर्ता ब्राह्मण हैं। और इसलिए ये जिम्मेवारी बाबा साहब ने किसको दी? ये मूल निवासी बहुजन समाज, इस पर यह जिम्मेवारी है। वो जो चाहते थे कि किसी भी हालत में इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना देना, और अगर ये बनता है तो इट विल बी द बिगेस्ट कैलामिटी। और इसलिए हमने अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और इसको विरोध हमने करना चाहिए। मुझे लगता है आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे, बताइए। ये एक काम। और लास्ट के 5 मिनट 7 मिनट है, आप ये देखेंगे कि हमने एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई है। डेमोक्रेटिक पार्टी में आप सभी को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का क्या है? अधिकार है। तो ये, और हर बॉडी यहां बनती है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पे बॉडी बनती है, राज्य स्तर पे बॉडियां बनती है, जिला स्तर पे बॉडियां बनती है, और उनको हर एक को 2 साल का, आप कितने लायक हो, आप 2 साल के बाद मुझे और 1 दिन दो बोलोगे, आपको मिलने वाला आपकी लायकी, आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको 2 साल में ही प्रूव करना है। और इसलिए जो जिम्मेवारियां आपको भिन्न भिन्न स्तर पे मिली हुई है, उन जिम्मेवारियों का आप निर्वहन करोगे। आप अगर जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, तो आप अपने जिले में ग्राम स्तर तक जाके इस पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का और ग्राम स्तर तक जाके इसके इकाइयां बनाने का काम आपने करना होगा। और ये जो विचार है, जो हम यहां से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो बाबा साहब के किताबों में है, इस आइडियोलॉजी में है, फुले साहब के विचारों में है, शाहू महाराज, ये आपको घर घर जाके, अगर हमारे विचार में बदलाव आए तो क्या होगा? क्या होगा? अगर हमारे विचार में बदलाव आया तो क्या होगा? हमारे आचरण में बदलाव आएगा। ये मैं हाथ हिला के आपको बता रहा हूं। मैं ऐसा भी बता सकता कि ऐसा आप करो, मैं ऐसा करूं। ये ऐसा करने के लिए किसने कहा मुझे? किसने कहा मुझे ऐसा करो? मेरे विचार में उसने ये कहा कि बोरकर, आप जो बोल रहे हो इसको एम्फसाइज करो। ऐसा भी बोल सकते, लेकिन इसको एम्फसाइज करो, लोगों के दिमागों में इसको डालो। और डालने के लिए आप अपनी पूरी बौद्धिक ताकत लगा दो, अपनी शारीरिक ताकत, अपनी मानसिक ताकत लगा दो। ये मेरा विचार मुझे बता रहा है। तो अगर हम अपने समाज के विचारों में बदलाव लाते हैं तो उनके आचरण में बदलाव, और जब उनके आचरण में बदलाव आएगा और जब ये सब कुछ हम उनके हित में उनको बता रहे हैं, जो हथियार आपको दिया है इसकी समझ उनको दे रहे हैं, इसका सही इस्तेमाल करो। हथियार का इस्तेमाल करते वक्त 3 चीजें आपको करनी है। वो एक है
लड़ाई है, ये पॉलिटिकल फाइट है। कोई भी लड़ाई लड़ने का जो तंत्र होता है, ऐसे ही नहीं बता हवाए आए और तलवार चले, ऐसे नहीं होता। लड़ाई लड़ने का तंत्र पहला होता है आइडेंटिफाई द एनिमी, दुश्मन की पहचान करो। अगर आप दुश्मन को बिना पहचाने गोली चला दिए तो क्या होगा? आपको भी लग जाएगी, हवा में नहीं, आपको भी लग सकती है। दुश्मन को पहचान करो। फिर दूसरी है कंडीशन लड़ाई की, दुश्मन को आइसोलेट करो, पहचानो, उसको अलग थलग करो और फिर गोली मारो। कौन सी गोली? नहीं तो उधर मिस इंटरप्रिट करेंगे वो लोग, बदमाश लोग। ये इस उंगली की ये गोली ऐसी मारो कि सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। आपको चाहिए कि नहीं सत्ता? बोलो, चाहिए कि नहीं सत्ता? तो अगर आपको सत्ता चाहिए तो ये आपको करना होगा, और यहां बैठे रहेंगे तो ये होने वाला नहीं है। आपको हर एक को आपके घर के बाहर निकलना होगा, लोगों को समझाना होगा। मेरे पास ये कंप्लेंट आते रहते, अरे इतना बताते हैं, सुनते नहीं, इतना समझाते हैं, समझते नहीं, समझते बोलते आप लोगों को भी ऐसा बोलते, समझते ही नहीं। ये उनकी परेशानी नहीं है, जो समझ नहीं रहे उनकी परेशानी नहीं है, ये समझाने वाले की है। आप ये बताइए, यहाँ मास्टर लोग भी होंगे, पहली कक्षा में जाते हैं और लड़के को पढ़ाते हैं, बेटा बोलो क क क क, और बोलता है अभी बोर्ड पे आके लिखो क, और वो लड़का क लिखने के बजाय अ लिखता है। तो क्या है, मास्टर ये बोलता है कि उसके बाप को बुला के कि आए अपने बच्चे को लेके जा, इसको अभी तक क लिखने नहीं, ऐसा बोलता है क्या मास्टर? ऐसा बोलता है? तो क्या करता है फिर मास्टर? फिर से उसको क पढ़ाता। तो समस्या किसकी है? पढ़ने वालों की या पढ़ाने वालों की? और वो आप हो, वो पढ़ाने वाले लोग आप हो और वो मास्टर हो। तो मास्टर को स्टूडेंट से कम ज्ञान चाहिए, ज्यादा? तो आप वो ज्ञान एक्वायर करो, और वो ज्ञान एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो किताबों में तो है ही, लेकिन फैक्ट्री कहाँ है? ज्ञान बनाने की फैक्ट्री कहाँ है? संघ में है बोल रहे हैं। अरे आप रविदास जी कितने पढ़े लिखे थे? पता नहीं। और कबीरदास जी कितने पढ़े लिखे थे? पता। अच्छा, ज्ञानी कितने थे? बहुत ज्ञानी थे। अरे पढ़े लिखे नहीं थे और ज्ञानी थे। ज्ञान बनाने की फैक्ट्री इधर है, ये हर एक के पास है। ज्ञान यहाँ बनता है, स्कूल कॉलेजेस में नहीं बनता है। स्कूल में क्या होता है? दे इम्पार्ट एजुकेशन, मास्टर एजुकेशन इम्पार्ट करता है और स्टूडेंट ज्ञान एक्वायर करता है। मतलब वो इम्पार्ट करता है, वो अंदर जाता है, मशीनरी में फिट होता है, सही है कि गलत है वो ढूंढता है, और सही लगा तो उसको एक्वायर कर, वो है ज्ञान। आप सबके पास है, इसकी वृद्धि करो। ये चिंतन से होता है। ये बाबा साहब ने चिंतन किया, फुले साहब ने चिंतन किया, बुद्धा ने चिंतन किया, और हमारे जितने भी पुरखे हुए उन्होंने ये चिंतन करके ज्ञान एक्वायर किया। आपको कोई रेडीमेड बोरकर नहीं मिलेगा। जब आप फील्ड में जाते हो आप अकेले हो, कोई आपके पीछे नहीं है, लेकिन आपका ये दिमाग और इसका चिंतन हमेशा आपके साथ है। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो मुझे पक्की उम्मीद है कि आप हर उस सवाल का जवाब लोगों को दे पाओगे और उनको समझाओगे और उनको साथ में लेके इस आंदोलन में शरीक करोगे। और जैसे हम 90% लोग इस विचार के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारी सत्ता आना तय है और आएगी जरूर। और 10 साल से इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसा करोगे। इतना ही कुछ कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल्य।